चलिए आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, विद्युत वाहक बल के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं नेनस्ट समीकरण। तो नेनस्ट समीकरण से रिलेटेड ही ये टॉपिक है। तो नेनस्ट समीकरण क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग के सी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 पार्ट 4। तो पार्ट 4 में ईएमएफ हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। सेल ईएमएफ के लिए नेनस्ट समीकरण, तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं नेनस्ट समीकरण, नर्स्ट इक्वेशन। क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग क्यू। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ये क्या होता है? नर्स्ट इक्वेशन होता है, नेनस्ट समीकरण होता है। आप क्यू के जगह पे आप के सी भी लिख सकते हैं, लॉग के सी। अब ये के सी होता क्या है, थोड़ा अच्छा से समझ लीजिएगा आप लोग। के सी जो होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। किसी को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा इसके बारे में भी बता रहे हैं। के सी जो होता है किसी भी इक्वेशन के लिए ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी इक्वेशन के लिए। सपोज ए प्लस बी मिलकर के बनाया सी प्लस डी, कोई भी एक इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ हो रहा है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, आगे की ओर और पीछे की ओर। तो इसमें रिएक्टेंट कौन है? ए प्लस बी। क्या है ये? रिएक्टेंट है। और सी प्लस डी क्या है? प्रोडक्ट है। प्रतिकारक और प्रतिफल, रिएक्टेंट प्रतिकारक, प्रोडक्ट क्या है? प्रतिफल है। तो ध्यान दीजिएगा, केसी क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। तो इस इक्वेशन के लिए हम देखेंगे केसी, प्रोडक्ट यानी सी प्लस डी। तो ये प्लस में है तो इसको हम इनटू में लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट, यानी इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बड़ी ब्रैकेट को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। तो बड़ी ब्रैकेट सी इंटू बड़ी ब्रैकेट डी। ध्यान दीजिएगा, बड़ी ब्रैकेट को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, बाई नीचे क्या है? रिएक्टेंट प्रतिकारक ए प्लस बी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ से क्या निकल गया? केसी निकल गया। केसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक या साम्यावस्था स्थिरांक। बड़ी ब्रैकेट को हम क्या कहेंगे? अच्छा सा समझ लीजिएगा, बड़ी ब्रैकेट को हम लोग सांद्रता कहेंगे, सांद्रण कहेंगे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। बड़ी ब्रैकेट को याद रखिएगा आप लोग, बड़ी ब्रैकेट को हम लोग क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन। तो आपको केसी निकालना सिखा दिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे सेल ईएमएफ के लिए नेनस्ट समीकरण। यानी आप इस इक्वेशन को इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग के सी है, यहाँ पे लॉग के सी। तो अब के सी के जगह पे हम क्या डालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी इक्वेशन के लिए
किसी भी इक्वेशन के लिए हम केसी आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक जनरल सेल रिएक्शन देखते हैं, सामान्य सेल अभिक्रिया, सामान्य सेल अभिक्रिया। तो इसमें 3 टर्म आते हैं, जैसे 3 तरह का इक्वेशन है, तीनों हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो पहले हम सिंपल देखते हैं। सिंपल 3 कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन जो होता है कि किसी 3 इक्वेशन अलग अलग के लिए निकालते हैं, तीनों हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं सामान्य सेल अभिक्रिया। तो सामान्य सेल, जैसे कोई भी एक रिएक्शन ए छोटा ए इंटू कोई भी सामान्य सेल, जनरल इक्वेशन क्या होगा, छोटका ए इंटू बड़का ए प्लस छोटका बी इंटू बड़का बी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, छोटका सी इंटू बड़का डी प्लस छोटका डी इंटू बड़का डी। ध्यान दीजिएगा, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, सी इंटू सी इंटू प्लस डी इंटू डी। तो इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे अगर इंटू जो है वो पावर में बदल जाता है। जैसे अगर इस इक्वेशन के लिए हम निनष्ट समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे, निनष्ट समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो क्या करेंगे इसमें, तो केसी, ध्यान दीजिएगा अच्छा से समझिएगा, केसी तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रतिफल बाटा, सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे, प्रतिफल। ध्यान रहे प्रतिफल, यानी सी इंटू सी प्लस डी इंटू डी। तो अभी हम बताए हैं कि इसमें इंटू में, जैसे स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी, स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जितना भी कैपिटल है उसके पावर में स्मॉल चला जाएगा। जैसे कैपिटल सी, बड़ा सी के पावर छोटा सी, ध्यान दीजिएगा, बड़ा सी के पावर छोटा सी। अब यहाँ पर प्लस है तो इसको इंटू लिखेंगे, बड़ा डी कैपिटल डी के पावर स्मॉल डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये रिएक्टेंट का हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, प्रतिफल का। अब हम लोग रिएक्टेंट देखेंगे, प्रतिकारक का देखेंगे। प्रतिकारक नीचे लिखा जाएगा, बड़ा ए के पावर छोटा ए इंटू बड़ा बी के पावर छोटा बी। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ से क्या निकल गया, केसी निकल गया। तो अब क्या करना है कि नष्ट इक्वेशन में जहाँ केसी है वहाँ पर केसी का वैल्यू डाल देंगे। तो ये इक्वेशन किस टर्म में आ जाएगा, नष्ट समीकरण के रूप में आ जाएगा। अब क्या है इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग। लॉग यहाँ केसी लिखेंगे। तो अब केसी के जगह पे इस इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल सी के पावर स्मॉल सी, कैपिटल डी के पावर स्मॉल डी, कैपिटल ए के पावर स्मॉल ए, कैपिटल बी के पावर स्मॉल बी। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो ये सामान्य सेल अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल बताए हैं। इसमें बस ध्यान देना है कि जो इनटू में होगा तो गुना वाला जो टर्म है वो पावर में चला जाता है। ध्यान रहे कि वही टर्म पावर में जाएगा जो लेफ्ट साइड होगा। जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये सब पावर में चला जाएगा। अब सेकंड एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम लोग। सेकंड एग्जाम्पल है, जैसे हम एक इक्वेशन देते हैं, 2HI गैस, हाइड्रोजन आयोडाइड है, H2 गैस प्लस I2 गैस। अब इसके लिए हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए ध्यान देना है कि क्या होगा, केसी प्रोडक्ट, प्रतिफल बटा प्रतिकारक। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर टर्म क्या है, यहाँ पर H2 गैस प्लस I2 गैस।
तो ये प्लस में है तो ये किस चीज़ में आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, H2 गैस इंटू I2 गैस बटा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है प्रतिकारक है, तो प्रतिकारक HI का कंसंट्रेशन। अब यहाँ ध्यान देना है कि 2 इंटू में है, 2 जो है यहाँ गुना में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो HI गैस अंदर में क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, तो HI गैस का पावर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब इसको निनष्ट समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, इसके बाद लॉग के सी। तो अब इस इक्वेशन के लिए यहाँ पर के सी का वैल्यू डाल देंगे। क्या होगा, H2 गैस इंटू I2 गैस बटा HI गैस का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इंटू का 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, अच्छा से समझिएगा। जैसे मान लीजिए थर्ड में है तीसरा इक्वेशन हम बता रहे हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन बैलेंस है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 2। अब इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले केसी निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले केसी निकालेंगे। तो केसी कैसे निकलेगा, अभी तुरंत बताएं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, NH3 गैस। ध्यान दीजिएगा, NH3 गैस। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि NH3 में पहले क्या है, 2 है, 2 इंटू में है, तो इंटू वाला टर्म क्या हो जाएगा, पावर में बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, प्रतिकारक N2 गैस इंटू, अब यहाँ पर समझिएगा, H2 गैस। थोड़ा सा ध्यान देना है, H2 गैस जो है यहाँ पर 3 से इंटू है, 3 से गुना है, तो ये गुना वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो इसके पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करना है, इसको निनष्ट समीकरण, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, क्या करेंगे फिर लॉग के सी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब के सी जो ऊपर में आया है बस उस इक्वेशन में के सी का वैल्यू डाल देना है। तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग के सी का वैल्यू ये पूरा डालेंगे, NH3 गैस का स्क्वायर बटा N2 गैस इंटू H2 गैस का क्यूब। यहाँ तक में कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार। तो एक बार फिर हम लोग रिवीजन में चलते हैं, शॉर्टकट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक इक्वेशन के लिए इक्वेशन में 2 टर्म होता है, आपको पता होगा पहले से भी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रतिकारक और प्रतिफल। तो केसी जो निकालेंगे हम लोग, केसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक कहते हैं। तो केसी कैसे निकलता है, सबसे पहले प्रोडक्ट ऊपर में लिखेंगे, प्रतिफल को ऊपर में लिखेंगे, प्रतिकारक को नीचे लिखेंगे किसी भी इक्वेशन के लिए। तो जनरल इक्वेशन जैसे a प्लस बी है, तो जितना प्लस होगा उतना टर्म में ये इंटू होते जाएगा, वो भी कंसंट्रेशन के टर्म में, बड़ी ब्रैकेट के टर्म में। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक सामान्य सेल अभिक्रिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बताए थे कि जो बाएं साइड होगा वो इंटू में होगा
वो सब कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो फिर एक नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। फिर सेकंड नंबर, इसमें देखिए इसमें तो कोई इनटू में नहीं है तो इसको डायरेक्ट लिख दिए कंसंट्रेशन बड़ी ब्रैकेट में। फिर HI 2 से इनटू है तो इनटू वाला टर्म गुना वाला टर्म पावर में बदल जाता है। यहाँ भी है कि 2 है NH3, प्रोडक्ट में 2 से इनटू है तो ये पावर में चला गया, 3 से इनटू है ये भी पावर में चला गया। यहाँ इनटू नहीं है तो ये पावर में नहीं होगा। इसके बाद इसका एक और रूल है, यानी कि इक्वेशन जब, ध्यान दीजिएगा, जब इक्वेशन, ये तो गैस स्टेट में है, गैसीय अवस्था में, अब जो इक्वेशन होगा, मान के चलिए कि अगर लिक्विड में हो, सॉलिड में हो, गैस में हो, तीनों फेज में हो, तब क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा। देखते हैं अब चौथा और पांचवा टाइप। चौथा और पांचवा टाइप में क्या है कि आप इक्वेशन में देख रहे हैं कि इसमें दोनों फेज हैं, सॉलिड फेज में है, एक्वस फेज में है, प्रतिकारक और प्रतिफल भी सॉलिड और एक्वस फेज में है, अवस्था में है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है कि अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि Kc इक्वल टू क्या होता है, प्रतिफल बटा प्रतिकारक। ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिफल क्या है यहाँ पे CuS, सॉलिड फेज में है, अच्छा से समझिएगा, CuS कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिख दिए इनटू फिर ZnSO4, ZnSO4 इसको भी कंसंट्रेशन के टर्म में लिख दिए, अब बाटा, ध्यान दीजिएगा, फिर प्रतिफल हो गया तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिकारक लिखेंगे। तो प्रतिकारक में क्या है ZnS इंटू CuSO4 एक्वस। अच्छा से समझिएगा यहाँ से। अब इसमें एक नए टर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें सॉलिड है, आप देख रहे हैं टर्म लिक्विड और सॉलिड। एक ट्रिक है जो दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए, लिक्विड और सॉलिड टर्म जो है वो उसका कंसंट्रेशन जो है यूनिटी हो जाता है, ये रूल्स है इसका, यूनिटी यानी 1 हो जाता है, यानी कि L लिक्विड और सॉलिड अवस्था वाला जो टर्म होगा वो 1 हो जाता है। याद रखिएगा L और S, बाद बाकी 1 नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, गौर कीजिए कि यहाँ पर लिक्विड तो नहीं है, सॉलिड है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1, इसके कंसंट्रेशन 1 मान लेंगे, फिर इसका कंसंट्रेशन 1 मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कटा नहीं है, बटा में है तो इसको काटे नहीं है, काटा नहीं गया है, लेकिन इसके जगह पे 1 रखा जाता है। ये इसका रूल है कि सॉलिड और लिक्विड फेज वाला जो रहेगा, सॉलिड और लिक्विड अवस्था वाला कोई भी समीकरण होगा तो वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि इसका Kc क्या बच जाएगा, ये तो 1 हो गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट इक्वेशन एक्वस बाय कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस। कोई दिक्कत इसमें, तो Kc आ गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन में डालेंगे नेनस्ट समीकरण के E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N log Kc, यही इक्वेशन होता है। अब इसके बाद E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N log Kc है, Kc का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, क्या है ZnSO4 एक्वस बाई CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस। कोई दिक्कत इसमें, तो ये किसके टर्म में आ गया, ये नेनस्ट समीकरण के टर्म में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में सबसे पहले Kc कितना बार बता चुके हैं आपको कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ऊपर में हम इसको लिखेंगे, नीचे में प्रतिकारक को लिखेंगे। तो CaO सॉलिड बड़ी ब्रैकेट प्लस है तो इनटू में CO2 गैस बाय,
अब प्रतिकारक होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक चीज़ अभी आपको बताएं, इसको हमेशा के लिए आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है कि अगर प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों या कोई एक द्रव यानी L या ठोस सॉलिड S अवस्था में हो तब इसकी सांद्रता यानी बड़ी ब्रैकेट 1 हो जाता है। सांद्रता क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाता है। यानी कि आप ऐसे इस ट्रिक को याद रखिए कि L और S लिक्विड और सॉलिड, L लिक्विड और S सॉलिड, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इसके जगह पे कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। बस ये ट्रिक आपको याद रखना है। एक बार और समझिएगा। Kc तो हम लोग निकाल लिए इसका, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रतिफल वाटा प्रतिकारक। अब आप इसमें देखिए कि आपको S और S दिखाई दे रहा है, ये बाटा में है तो कटेगा नहीं, बस इस S के जगह पे 1 हो जाएगा, इस S के जगह पे 1 हो जाएगा। अभी बताएं L और S जहाँ भी होगा वहाँ पे 1 हो जाएगा, लेकिन ये गैस है, गैसीय अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो Kc बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस हो जाएगा। ये आपका Kc का वैल्यू आया। अब नेक्स्ट समीकरण क्या होता है? E सेल बराबर E नॉट सेल 0.0591/n log Kc। अब इस Kc के जगह पे कितना डालेंगे? CO2। E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591/n log Kc के जगह पे कितना डालेंगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे। ये समझ में आ गया होगा पूरा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रहने दिया जाए आज के लिए, बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद तब तक के लिए, आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए।